है। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है कि बुरी? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? तू तो पढ़ के आया घर से। नहीं कोई बात नहीं, क्या होता है ठीक बोल रहा हूँ। व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? इंटरेस्ट अपॉन क्या फॉर्मूला? प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट, प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट, ईबीआईटी अपॉन। ये रेशियो बढ़ेगी किस चीज से? इससे बढ़ेगी कि इससे बढ़ेगी? अगर ये आंसर बढ़ाना हो तो इनमें से क्या बढ़ाऊं? प्रॉफिट। तो अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है, इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट ज्यादा और इंटरेस्ट, तो इट इज फेवरेबल और नॉट? तो यस, इट इज फेवरेबल फॉर द कंपनी। तो हमको ये दिखाना पड़ेगा, अगर हमारे इंटरेस्ट प्रॉफिट ज्यादा हो रहे हैं तो हम क्या डेप्ट ले सकते हैं? हम डेप्ट ले सकते हैं। अगर ये लो है तो हम डेप्ट नहीं ले सकते, कि हम इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे। ये था इसमें। अब जब मैं बोलूंगा ना पढ़ो, तो ढंग से पढ़ना। कोई ऐसी लाइन तुम्हें कंफ्यूज कर रही है, मान लो वो लाइन एग्जाम में आ गई, तो यहाँ पे आई चलाई मत करो। अगला रेशियो कौन सा है? डेप्ट सर्विस। कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर क्या है? डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। ये आपकी रेशियो अकाउंट्स में नहीं है। तो पहले इसका फॉर्मूला है कोई? बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, देखो कितना बड़ा फॉर्मूला है। अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स हमने कहीं निकाली है? कहाँ पे है? न्यूमेरिकल में सबसे लास्ट में क्या निकलता है, उसके बाद क्या करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। उसके बाद क्या आता है? ईपीएस। वेरी गुड। अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें क्या ऐड कर दिया? जो अर्निंग में पहले इंटरेस्ट माइनस किया हुआ था, अब वो दोबारा से क्या कर रहे हैं? अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसे आती है? इंटरेस्ट माइनस करने के बाद ना, अब दोबारा इंटरेस्ट क्या कर रहा हूँ, मतलब ऊपर जा रहा हूँ। प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस, वो वाले एक्सपेंसेस जो कैश में पे नहीं किए जाते। फॉर एग्जाम्पल डेप दिया हुआ है, और कोई नॉन कैश एक्सपेंस आपको बताओ डेप्रिसिएशन के अलावा कैश फ्लो में होता है? वो एक्सपेंस नहीं है। गुडविल कम होती है जो, हाँ वो नॉन कैश एक्सपेंस नहीं है, वो गुडविल एमोटाइज होती है बस। चलो अभी मेरे को भी याद नहीं आ रहा। प्रोविजन वगैरह हो सकती है, बैड डेट्स हो सकता है, ये एक्सपेंसेस होते हैं खर्चे। अब अपॉन में क्या है? प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड प्लस वही इंटरेस्ट दोबारा, प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। व्हाट इज दिस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन? जो रीपे करना ही करना है, क्रेडिटर का कोई होगा, या लोन कोई अर्जेंट आने वाला होगा, कोई डिवेंचर होगा, कोई रीपेमेंट हमको करनी ही करनी है, अभी अर्जेंट लायबिलिटी है। ठीक है, ये इतनी बड़ी रेशियो है। अब बात ये हो रही है, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो टेक्स केयर ऑफ डेफिशिएंसीज रेफर्ड टू आईसीआर, टू आईसीआर। जो कमियां आईसीआर नहीं बता पाता, वो ये डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो बता पाती है। मतलब अगर आपका एमसीक्यू बन के आया ट्विस्टेड होके कि विच इज बेटर इन ascertaining द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, आईसीआर और ये डीएसएल, कौन सा होगा? क्योंकि अभी खुद बोल दिया कि इसकी जो डेफिशिएंसीज है, इसकी कमी, ये सिर्फ बताएगा प्रॉफिट एनफ है कि नहीं, ये बहुत कुछ बताएगा। द कैश प्रॉफिट जनरेटेड बाय ऑपरेशंस आर कंपेयर्ड विद द टोटल कैश रिक्वायर्ड फॉर सर्विस ऑफ द डेप्ट एंड, ये बता रहा था कि प्रॉफिट कितना है और इंटरेस्ट कितना देंगे। पर इसने क्या ये बताया कि ये प्रॉफिट हाथ में आया कि नहीं आया? इसमें से कुछ हिस्सा कैश का होगा, कुछ पार्टीज क्लाइंट्स के पास पड़ा होगा, हमने कमाया है पर अभी मिलना नहीं है, उधार पे गुड्स बेचे हैं, पैसा कमा लिया पर अभी मिला नहीं है। ये नहीं बता रहा, ये एग्जैक्ट बता रहा है कि मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है और कितना कैश मेरे को चाहिए, किसके लिए? फॉर पेमेंट ऑफ डेप्ट। डेप्ट मतलब खर्चे। कौन सा डेप्ट बता रहा है? नीचे देखो, प्रेफरेंस शेयर जो डिनोमिनेटर में है, इंटरेस्ट डिनोमिनेटर, और रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। तो ऊपर मेरे को कितना कैश अवेलेबल है ताकि मैं ये सारे खर्चे दे सकूं। ये सही, ज्यादा अच्छी प्रेसाइज चीज बताएगा मेरे को। द कैश प्रॉफिट आ गया, आगे है हायर डीएससीआर इंडिकेट्स बेटर एबिलिटी। देखो अगर ये हाई होगा मतलब न्यूमरेटर ज्यादा है कि डिनोमिनेटर ज्यादा है? न्यूमरेटर। मतलब ऊपर क्या? कैश अवेलेबल, नीचे क्या? कैश
रिक्वायर्ड। अगर ये ज़्यादा तो कैश अवेलेबल ज़्यादा है और कैश देना कम है, तो हमारी कंपनी के लिए अच्छी बात है, फेवरेबल है ये, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी कैश कमिटमेंट्स को, हम अपने कैश ऑब्लिगेशंस को, कैश एक्सपेंसेस को, कैश डेप्ट को, कैश लोन को इजीली टाइमली रीपे कर सकते हैं। इस वाले पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्योंकि वैसे इंपॉर्टेंट नहीं था, लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर में था कि बोर्ड्स में था, मेरे को याद नहीं, सैम्पल पेपर था शायद, उसमें ना ये केस स्टडी ये एक ऐसी सिचुएशन दी हुई थी कि कंपनी ने कैश ऑब्लिगेशन लेके आनी है, ये करके कौन सी रेशियो क्या कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या डिटरमाइन करती है, और इतना बड़ा चैप्टर है, सारी एक जैसी चीज़ें हैं, हम हो जाते हैं कन्फ्यूज। कैश फ्लो, हम बच्चे ज़्यादातर कैश कमिटमेंट को कैश फ्लो लिख के आ गए, तो कैश फ्लो हर बार आ रहा है, हर जगह आ रहा है कैश फ्लो। बात ये थी, कैश खर्चों को, कैश लोन को, कैश ऑब्लिगेशंस को, कैश लाइबिलिटीज को, कैश इंटरेस्ट को, कैश प्रेफरेंस डिविडेंड को हम कितनी टाइमली अर्जेंटली पे कर सकते हैं, वो है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। तो एक एक वर्ड से चीज, हर चीज कैश फ्लो नहीं होती है, समझ गए हो। इट रेजेस द कंपनीज पोटेंशियल टू इंक्रीज डेप्ट कंपोनेंट इन इट्स, अगर ये अच्छा है तो कैश ज्यादा है मेरे पास, तो मैं डेप्ट और अच्छा ले सकता हूँ, सेम ये वाली बात है। पर ये बोल रहा है कि प्रॉफिट ज्यादा है तो इंटरेस्ट पे कर सकता हूँ, प्रॉफिट ज्यादा है पर उधार भी ज्यादा है, इंटरेस्ट पे कर पाऊंगा नहीं। तो बेटर ये है कि वो कह रहा है उसमें अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गई, मतलब प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट प्लस कैश चीजें आ गई, तो कितना अवेलेबल कैश है वो बताएगा। कैश बताएगा कि इंटरेस्ट पे कर सकते हो, कि प्रॉफिट बताएगा, कैश वाला प्रॉफिट। तो दोनों प्रॉफिट भी और कैश, मतलब कैश प्रॉफिट वही बताता है। क्लियर हो गया, इतना प्रिसाइज पढ़ना है। और कुछ है इसमें, मेरे को तो मैंने अपनी बुक से पढ़ा, यही सेम था। अगला है स्टॉक मार्केट, ये 2-3 बार आ चुका है। क्या पहले आप बिना बताए, बिना पढ़े बता सकते हो? ये चैप्टर इशरत लर्न करना बहुत आसान है, लेकिन कंफ्यूज होने से बचना है तो टॉपिक बाय टॉपिक पे पेज नंबर लिखवाए हैं, वहां से लर्न करो, तभी कंफ्यूजन को, और लिख लिख के करना पड़ेगा तेरे को ये, क्योंकि ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये बढ़ेगा तो, जैसे फ्लो चार्ट बनाए थे मैंने, वो अगर वो दिमाग में बैठ गए, याद हो गए, रट्टे वाले चैप्टर है ये, समझने का काम तो तेरे को आता ही है, रट्टा करना पड़ेगा थोड़ा सा। कहाँ था मैं? स्टॉक मार्केट पहले कहाँ आया था? सबसे पहले हमने पढ़ा था फाइनेंशियल डिसीजन, क्या वहां स्टॉक मार्केट आया था? आया था। बूमिश, बुलिश, बियरिश। अगर स्टॉक मार्केट कंडीशन में बुलिश फेज चल रहा है तो इक्विटी क्या था? इक्विटी में जाएंगे, डेप्ट में? इक्विटी में, क्योंकि हमारे शेयर लॉन्च करते बिक जाएंगे, और अगर बियरिश फेज है तो हम डेप्ट लेंगे। फिर किस में आया था ये? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट में आया था? डिविडेंड में था? डिविडेंड में था। अगर स्टॉक मार्केट की, अगर हम डिविडेंड रेगुलर पे करेंगे तो हमारे स्टॉक मार्केट में हमारी रेपुटेशन क्या हो जाएगी? अच्छी, और हमारी इक्विटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वहां पे स्टॉक मार्केट को देखना पड़ता है, अगर मार्केट में अच्छा प्लेयर बन के रहना है तो यू शुड पे रेगुलर एंड टाइमली स्टेबल डिविडेंड, हाई डिविडेंड। फिर इन्वेस्टमेंट में नहीं था ये, उसका कोई रोल नहीं किया। अब आ गया कैपिटल स्ट्रक्चर, डेप्ट एंड इक्विटी। पढ़ो जी स्मिथ। During the period when stock market is rising, bullish phase, more people invest in equity. Equity shares are more easily sold. बस सेम बात है, अलग बात है। बुलिश पीरियड में इक्विटी बिक जाएगी, सब लोग इक्विटी है। आगे Use of equity is often favored by companies in such a situation. तो ये डिट्टो सेम पॉइंट हो गया, पूरा पूरा पढ़ लो। सेम एज फाइनेंसिंग है कि नहीं, चेक कर लो। अगर बुलिश फेज चल रहा है तो हम क्या ज्यादा ले सकते हैं? इक्विटी। अगर बुलिश फेज चल रहा है तो वी विल गो फॉर इक्विटी, लेकिन अगर बेयरिश फेज चल रहा है, मतलब मार्केट डिप्रेशन में है, तो वी कैन गो फॉर डेप्ट। कुछ डाउट? बुलिश बेयरिश, बुलिश ऊपर, बेयरिश नीचे। अगला पॉइंट, Capital structure of other. हाँ, हम अदर कंपनीज, पर अदर कंपनीज कौन सी? जो मेरे ऐसा काम करती है, कोई भी कंपनी नहीं, हाँ कंपटीटर्स जो मेरे ऐसा बिजनेस करते हैं, मैं उनकी कैपिटल से, और वो प्रॉफिट में होंगे तो मैं उनकी कैपिटल से क्या करूंगा? चेक करूंगा, यार वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, मैं कम कमा रहा हूँ, तो उनकी कैपिटल में हो सकता है मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा हो सकता है मेरा डिविडेंड ज़्यादा हो। उनका स्ट्रक्चर क्या है? अगर उनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि प्रॉफिट ज़्यादा मेरे से कमा रहे हैं, तो मेरे को अपना स्ट्रक्चर उसके हिसाब से मोल्ड कर लेना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एक बात और भी लिखी होगी इसके अलावा, पहले पढ़ो।
देखो डेप्ट इक्विटी रेशियो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है of other companies in the same industry is useful guideline for planning and capital. तो same industry बहुत important है. However, it should not follow the industry norms क्योंकि अगर वो घाटे में है तो वो थोड़ी फॉलो करोगे. For example, if the business risk of the firm is higher, it cannot raise more. तो जो कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, अब मान लो मेरी एक नई कंपनी है तो मैं पुरानी कंपनी का डेप्ट इक्विटी मान लूंगा. वो 10 साल पुरानी मेरी नई कंपनी है, वो रिस्क लेने की कंडीशन में है, मैं नहीं ले सकता. उसका रिस्क क्या ही होगा, 10 साल से चल रही कितनी बंद हो जाएगी. अगर रिस्क ले भी लेगी कितना लॉस कमा लेगी, कवर कर लेगी. मेरे को अगर पहले से लॉस हो गया मैं दोबारा उठ. तो ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए, एक आइडिया ले सकते हैं. ये कर सकते हैं एक नई कंपनी ये कर सकती है कि 10 साल पुरानी कंपनी का आइडिया ले ले. ये टारगेट रख सकती है, प्लानिंग है, प्लानिंग वर्ड लिखा है कि मेरे को आने वाले 4-5 साल तक ऐसा डेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, डेप्ट इक्विटी स्ट्रक्चर रखना चाहिए. अभी ऐसा नहीं है और ऐसा बनाना भी नहीं है, स्लो ऐसा बनना चाहिए. मेरा उनके जैसे बराबर आ जाऊं. वो 10 साल में आए हैं, मैं 5 से 7 साल में तो आऊं. एकदम से आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, उनका रिस्क और मेरा रिस्क क्या हो जाएगा बराबर. वो रिस्क ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते. तो नए बंदे को छलांग नहीं मारनी चाहिए. 14th, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. व्हाट इज रेगुलेशंस, ये पहले पढ़ चुके हैं हम. कहाँ पढ़ा है, डिविडेंड, अरे डिविडेंड डिसीजन में. उसमें एक था कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स कि अगर हमारा कोई एग्रीमेंट हो रखा है उसके अकॉर्डिंग हमको डिविडेंड पहले पे करना पड़ेगा. अगर किसी बैंक से एग्रीमेंट हो रखा है, बैंक कहता है कि लोन का इंटरेस्ट पहले पे करना है तो ऊपर करना पड़ेगा, फिर डिविडेंड देखा जाएगा. एक था लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स कि लॉ ने प्रोवाइड कर रखा है कि इतना डिविडेंड देना पड़ेगा, आप उसमें हेरा फेरी नहीं कर सकते. यहाँ आया लीगल कंट्रेंट, लॉ की बात हो रही, चेक करो पढ़ो ध्यान से. तो ये वही लीगल कॉन्स्ट्रेंट डिविडेंड में जो आया था, डिट्टो सेम टेप सकते हो. उसके अलावा कोई पॉइंट है इसमें तो बताओ, मैं पढ़ नहीं रहा, तुम लोग बताओ. इसमें 2 पॉइंट हैं, मिल रहे हैं क्या? 2 पॉइंट है. एक तो लीगल कॉन्स्टेंट्स है ना. लीगल कॉन्स्टेंट्स में 2 तरह की बात बोल रखी है. एक बोल रखी है सेबी, एक गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट या लॉ. 2 बातें हो रही कि नहीं, कि दोनों के लॉज को फॉलो करना पड़ेगा. आप अपने कैप, कई बार सेबी बोलता है कि डेप्ट इक्विटी का रेशियो इतना खराब नहीं कर सकते आप, बहुत ज़्यादा इक्विटी और डेप्ट बहुत कम, बहुत ज़्यादा डेप्ट और इक्विटी बहुत कम नहीं कर सकते. दूसरा क्या बोल रहा है, पढ़ो ध्यान से बताओ. वही वाला कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स. जब वो कह रहा हमारा किसी बैंक से, लिखा तो है सिमिलरली रेजिंग फंड फ्रॉम बैंक, मतलब है क्या हुआ, डेप्ट, लोन, डिवेंचर एंड अदर इंस्टीट्यूशन रिक्वायर फुलफिलमेंट ऑफ अदर नॉर्म्स, उनके कॉन्ट्रैक्ट के नॉर्म. अगर वो बैंक कहता है कि नहीं भैया प्रेफरेंस देने से पहले मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इतना देना ही पड़ेगा, तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट की बात. तो ये दोनों डिट्टो सेम पॉइंट हो गए. ये क्लब करके जो डिविडेंड डिसीजन में थे वो क्लब करके यहाँ डाल दिए गए. तो बुक में लिख सकते हो सेम वही है डिविडेंड वाले. जो चीज सेम है वो तो आपका फायदा करेगी ना. आपका चैप्टर खत्म हो गया. क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो कराता हूँ. एक कंपनी है, उसने बोरोइंग ले रखी है
एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है, ये उसका इंटरेस्ट का रेट है। और जो टैक्स है 30%। अब आफ्टर टैक्स बताना है, टैक्स देने के बाद कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमें निकालनी है। एक मार्क्स में आएगा। अगर एक कंपनी की बोरोइंग 10% है और टैक्स कितना है, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना पड़ रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डेप्ट, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है। आपने बार बार पढ़ा डेप्ट चीपर है कि इक्विटी, डेप्ट चीपर है, क्यों, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल इन टैक्स, कि टैक्स में डिडक्ट हो जाता है। तो मतलब ये बोरोइंग का 10% इंटरेस्ट टैक्स में कुछ कम हो रहा है, एग्जैक्टली पूरा कम हो जाता है क्या, नहीं। तो कितना अब पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब अब कितना इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग इस कंपनी को पे करना पड़ेगा, अगर 10% और 30% इस टैक्स का रेट। सोचो, कोई फिगर 100, 200, 1000, 1 लाख मन में लो, शायद आपको पता लग जाए। कितना, मेरे को यहाँ पे बताना है कि इंटरेस्ट का रेट क्या आएगा, रेट कितना परसेंट आएगा। 27%, नहीं, कैसे निकाला तूने, तो बहुत नियर है लेकिन 10%, अगर 10 का 30% करता हूँ तो कितना आता है, 3% आता है, मतलब इस बोरोइंग का 3% मेरा डिडक्ट हो गया है। अब मेरे को 7% देना पड़ेगा पर ईयर। समझ आया बात। हम पहले प्रॉफिट निकालते हैं ईबीआईटी, इंटरेस्ट माइनस करते हैं, फिर आंसर आता है, फिर हम टैक्स निकालते हैं। एक तरह से वो टैक्स इंटरेस्ट माइनस करने वाले के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका बचता है ना, ठीक है ना। तो आगे से जब भी आए कि बोरिंग का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टैक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये अगर मैं हटा दूँ, मिला दूँ, 30% ऑफ 10 कितना होगा, 3 रुपये। तो 3 रुपये मेरे को वापस आ रहा है, कितना आ रहा है, टैक्स के रूप में कितना आ रहा है, 3 रुपये वापस आ रहा है। तो देना कितना पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, एक मिनट लिखना बंदे को बनाने दो। 1 लाख का प्रॉफिट लेके चलते हैं, चेक करते सही भी है कि नहीं। और 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ तो 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट, वैसे नहीं, हाइपोथेटिकल में आंसर गलत आता है, कुछ और लेके चलते हैं, 8 लाख लेके चलते हैं, 10 लाख का लोन, बुक में होगा वही ना, वही 40 लाख का लोन नहीं, 10 लाख का लोन लेते हैं। 10 लाख का कितना परसेंट हो गया इंटरेस्ट, 10 लाख का 1 लाख, उसको 10 लाख इसमें, ये जो अभी पढ़ाया था मैंने, अच्छा इसी के जैसा, अब मैंने चेंज किया है। अच्छा देखते हैं, वरना मैं बना के देखता हूँ, नहीं बना तो बुक वाला कर देंगे। कितना बचा, 9 लाख। अब 9 लाख में 30% माइनस करो, 9 लाख का कितना हो जाएगा, 2 लाख 70, 2 लाख 70। तो 1 लाख 70, 1 लाख रुपए नहीं तो ज्यादा इंटरेस्ट, तो क्या तो ज्यादा बन गया, ये नहीं, बुक वाला देखते हैं। 10% है, 9,000 इसका वो बचा, हाँ ये ठीक एग्जाम्पल है। देखो बुक में लिखा हुआ एग्जाम्पल, ईबीआईटी लेके चलते हैं 40,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर
उस पर इंटरेस्ट माइनस हो रहा है 10,000, ये 10% के हिसाब से है। तो लोन कितने का होगा? 1 लाख रुपए का। 1 लाख का लोन होगा तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 10%। बची कितनी इनकम? 30,000। इस पर टैक्स देगा कितना परसेंट? कितना आ गया तेरा टैक्स? कितना आ गया? 9,000। अगर डेप्ट नहीं होता, अगर ये डेप्ट नहीं होता, मान लो डेप्ट नहीं है तो इंटरेस्ट 0 होता, तो तुम कितना टैक्स देते? 12,000। अब कितना दे रहे हो? कितना फायदा हो गया इंटरेस्ट के आने से? 3,000। तो मतलब 10,000 का 3,000 फायदा हो गया। तो एग्जैक्ट जब मैंने 10,000 इंटरेस्ट दिया तो 3,000 का मेरे को फायदा हुआ, तो मेरे को एग्जैक्ट इंटरेस्ट कितना देना पड़ा? समझ आया? शॉर्टकट क्या नहीं आया? अगर ये डेप्ट ना होता तो हम कितना इंटरेस्ट देते? अब कितना दे रहे हैं? ज्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं? कम, क्योंकि ये बढ़ गया। तो एग्जैक्टली मैंने टोटल पैसा मैं आप कितना दे रहा हूँ? 19,000। 10,000 पे इंटरेस्ट और, लेकिन एग्जैक्ट इंटरेस्ट 10,000 दे रहा हूँ। अब इंटरेस्ट कितना देता? 0। अब ध्यान से देख, अगर इंटरेस्ट देने की वजह से मेरा टैक्स क्या हो गया? कम। टैक्स कम, टैक्स में कितना फायदा हुआ? 3,000। तो मेरा पूरा इंटरेस्ट कितना बैठा? 10,000 मेरे को देना था, 3,000 का फायदा हो गया, 10,000 की वजह से फायदा होती है, तो मेरी जेब से कितना गया? 7,000 गया। तो शॉर्टकट क्या है? आप टैक्स के रेट को इसके रेट से क्या कर लो? मल्टीप्लाई। 30% ऑफ 10 रुपीज निकाल लो। कितना है? 3 रुपए। तो आप 7 रुपए दोगे, 7% आ गया आपकी पॉकेट में। 7% गया, जबकि कागज में 10% जा रहा है, तो मतलब 3% क्या आ चुका है? रिफंड आ चुका है। इट इज टैक्स डिडक्टेबल। तो ये 1 मार्क में आएगा, सिर्फ 1 मार्क में। कुछ पूछना है इसमें? आगे बढ़ते हैं। नेम द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट which involves just determining the relative proportion of various types of fund. Name the concept of financial management which involves determining the relative proportion of various types of fund. Capital structure, relative proportion of various, हमारे पास कितना proportion होना चाहिए, कितना रेस करना, कहां से रेस, फर्क समझ आया? बहुत माइन्यूट सा फर्क है। क्वेश्चन बोलेगा कि हमको कौन से सोर्स ऑफ फंड से फंड रेस करना चाहिए, वो कहाँ आएगा? ये है कि हमारा कितना प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मतलब रेशियो, मतलब डेप्ट ऑफ इक्विटी। समझ आया आंसर? छोटी सी बात में बात बदल दी। कैपिटल स्ट्रक्चर, जसलीन, नेम द 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल विच आर पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। दो तरह की कैपिटल विच इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नो, वर्किंग कैपिटल इज नॉट अ कैपिटल। डेप्ट एंड इक्विटी, क्या आंसर हुआ? 2 तरह की कैपिटल, मतलब डेप्ट एंड इक्विटी। डेप्ट क्या होता है? बोरोड कैपिटल। इक्विटी ओनर्स कैपिटल। इशप्रीत, व्हाट इज फाइनेंशियल लेवरेज? क्या क्या? ठीक है, सही कह रही है। प्रपोर्शन ऑफ डेप्ट ऑन टोटल कैपिटल। फॉर्मूला क्या था इसका? चलो छोड़ दो। हमारा एक फॉर्मूला EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो क्या है? फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में बताएगा। अगर हमारा रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन, सुनो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट, तो इट इज फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। एंड इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन इंटरेस्ट इट इज अनफेवरेबल। फेवरेबल के टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? डेप्ट ले सकते हैं कि इक्विटी ले सकते हैं? डेप्ट, दैट इज नोन एज if trading on equity.
if we are taking debt due to favorable financial leverage, that is known as, we are taking debt या loan for increasing dividends of the owners या wealth of the shareholders, it is known as trading on. कर्जा लेके अपना प्रॉफिट बढ़ाना, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. क्या नाम है तेरा? कमल. When is financial leverage favorable? Are you that? When is financial leverage favorable? अभी तो बताया. फेवरेबल कब होगी? जब ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इज ग्रेटर देन. फेवरेबल होती है मतलब हम डेप्ट ले सकते हैं, एज सिंपल एज दैट. व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? क्वेश्चन है तो पूछूंगा. व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी? फाइनेंशियल लेवरेज. पक्के क्वेश्चन है बोर्ड्स में, 1 मार्क्स में आते हैं. और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्वेश्चन ट्विस्टेड आता है बहुत, इनडायरेक्ट, प्रॉपर इनडायरेक्ट, समझ ही नहीं आता ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पूछ रहा है. इतना गंदा क्वेश्चन होएगा और वो पल्ले ही नहीं पड़ता, मेरे को भी नहीं पड़ता कई बार. तो फिर बाद में यार ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तो नहीं है, क्योंकि अभी तो आपका पता है यूटी होना या मैं टेस्ट लूंगा, उसमें चैप्टर पता है. बोर्ड्स में तो पूरा मिक्स जाएगा ना, वहाँ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी स्किप हो जाता है माइंड से और 1 मार्क्स में आता है. वो पहचान ही नहीं पाते. इतना खतरनाक चीज़ होती है ना, मजा आ जाता है देख के. पूछूंगा 1-2 बताऊंगा मैं, तुम पहले बताओ. बाय तो जेन्युइन बुक में क्या लिखा है वो लिखना पड़ेगा ना. When ROI is नहीं, trading on equity refers to increase in profit earned by the company by equity shareholder due to presence of debt in the increase in debt. When ROI is greater than interest, only then we can perform trading on under favorable financial leverage. अच्छा सा बढ़िया सा आंसर लिखना है. बुक में 1 लाइन है, हम 2 लाइन लिखेंगे, 3 लाइन लिखेंगे. बुक में 1 लाइन है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, उसमें अब ये डालो सेकंड लाइन. थर्ड लाइन उसका लिखो इट इज नोन एज या व्हेन द फाइनेंशियल लेवरेज फेवर. 3 लाइन होगी, अच्छा खासा मार्क्स मिलेंगे. ये 1 मार्क्स में कह रहा हूँ खाली मैं. एक कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है. What does a lower business risk indicate? Lower business risk indicate. अब आ गया इंडायरेक्ट क्वेश्चन. बढ़िया बढ़िया. What does Lower business risk indicate. आपके कैपिटल सर के पॉइंट्स में है ऐसा बेटा, पॉइंट्स क्वेश्चन बन के आया 2 मार्क का. लोअर बिजनेस रिस्क मतलब कंपनी के पास जो फिक्स्ड खर्चे हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है. फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट अगर कंपनी की कम है. आपका पॉइंट नंबर है फर्स्ट, पहला ही पॉइंट है, उसमें लिखा भी हुआ है. अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपनी की खर्च, फिक्स खर्चे कौन से होते हैं? रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, बैंक को लोन का. अगर ये सारे खर्चे कम है तो कंपनी का रिस्क क्या है? कम है. तो इस कंडीशन में कंपनी कैन टेक फर्दर डेप्ट और हायर डेप्ट. लिखा होगा ये ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ, लिखा नहीं पे लिखा है ना. देखो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है जनाब. भाई इसमें प्रूफ क्या करना है? ए और सी डी. ए और सी डी कौन से 2 ट्रायंगल को करने पड़ेंगे प्रूफ? सोचना ट्रायंगल कौन से लेने पड़ेंगे. और ट्रायंगल को टेढ़े मतलब सिंगल सिंगल बना. जिस टेस्ट दे रहा है. ठीक ठीक दे टाइम होने वाला है. 4:30 देगा, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा पूरा. हाँ जी प्रीत. विच इज एन इम्पॉर्टेंट determinant of a company's ability to use trading on equity? Which is an important determinant of a company's ability? कौन सी चीज बताती है कि कंपनी की एबिलिटी है to use trading on equity? कुछ भी हो सकता है, सोचो, परफेक्ट आंसर दो. वो बाद में आएगा, पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. आंसर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बताता है
एंड इट इज कंपेयर टू दिस कंपनीज की एबिलिटी, कितना रिटर्न्स आ रहे हैं, फिर उसको कंपेयर करेंगे इंटरेस्ट। तो मेन जो इसमें एक वर्ड का आंसर है वो क्या है? लेकिन अगर ये एमसीक्यू में ना आए, फिलिप्स में ना आए, खुद को लिखना आएगा, तो आप क्या क्या लिखोगे? फिर फाइनेंशियल लीवरेज, आरओआई कंपेयर विद इंटरेस्ट, पूरा लिखोगे ढंग से। कवल, नेम द कंसेप्ट विच इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स विद अ चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। वो कौन सा कंसेप्ट है जो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर को इंक्रीज करता है विद चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर को बदलने के बाद इक्विटी का रिटर्न कुछ चेंज इंक्रीज कर देता है, हैं? कोई बात नहीं, पर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ऐसा क्वेश्चन आएगा। विद चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डेप्ट इक्विटी चेंज हो गया और इंक्रीज क्या हो रहा है? इक्विटी। तो आपको ये याद रखना है कोड वर्ड, जब भी इक्विटी शेयर होल्डर ओनर की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है ड्यू टू चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर या डेप्ट, वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात कर रहा हूं। ये कोड वर्ड्स है कुछ। भाई कौन सा टेस्ट मांग रहा है तू? एनरॉन्स। तो बड़ा पुराना टेस्ट है, बाकियों का जब तो हो गया होगा, तेरा रह गया बस। चलो आगे बढ़े। एक केस स्टडी पढ़ूंगा, थोड़ी बड़ी है, आपको उसमें एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या कंसेप्ट की बात हो रही है, योगदान है, और 4 फैक्टर बताने हैं इस कंसेप्ट को इफेक्ट कर रहे होंगे जो डिस्कस हुए। 4 फैक्टर, ठीक है। अ बिजनेस दैट डजंट ग्रो डाइज, सेज, ये बोर्ड्स में आएगी 2 बार, सेज मिस्टर शाह द ओनर ऑफ शाह मार्बल लिमिटेड विद ग्लोरियस 36 months ऑफ इट्स ग्रैंड सक्सेस, 36 महीने हो गए काम करते हुए, एंड हैविंग अ कैपिटल बेस ऑफ 80 crores। कितनी कैपिटल है? 80 CR। Within a short span of time, the company could generate cash flow which not only covered fixed cash payment obligations but also create sufficient buffer। कुछ मिला है मेरे को, कैश फ्लो पोजीशन। अब ये फैक्टर है, किसका फैक्टर है पता नहीं, फैक्टर है लेकिन सबका ये फैक्टर है। तो अभी एक फैक्टर मिला कि कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन क्या है? अच्छी, और फिक्स कैश वो दे पाती है। सेकंड, द कंपनी इज ऑन ग्रोथ पाथ एंड अ न्यू ब्रीड ऑफ कंज्यूमर इज ईगर टू बाय द इटालियन मार्बल सोल्ड बाय दिस कंपनी। To meet the increasing demand, Mr. Shah decided to expand his business by acquiring a mine। अब वो मार्बल की माइन, लाइमस्टोन माइन खरीदेगा। This required an investment of 120 crore। है ठीक है, पर अभी वो तो सही कह रही है, पर अभी मांगा कुछ और है। टू सीक द एडवाइस, उसको कितने चाहिए अभी? किसके लिए चाहिए? ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए। दिस टू सीक एडवाइस इन दिस मैटर ही कॉल्ड फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर सेठ, हु एडवाइज हिम टू अबाउट द जुडिशियस, जुडिशियस मतलब सही एंड फेयर, मिक्स ऑफ इक्विटी 40%, डेप्ट 60%। ठीक है ना, ये होना चाहिए क्या? कैपिटल स्ट्रक्चर है। उसने ये नहीं बोला कि रेस करो, ये तो है ही है ना कंपनी के पास। वो कह रहा है कंपनी के पास 40% डेप्ट, सॉरी इक्विटी और 60% डेप्ट होना चाहिए। आगे, he also suggested him to take loan from a financial institution as the cost of raising fund from financial institution is low। उसने बोला लोन लो। कहाँ से लो? बैंक से मत लो, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो, उनका कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। तो ये कौन सी बात हुई?
कॉस्ट ऑफ डेप्ट नहीं, हाँ कॉस्ट ऑफ डेप्ट होगी रिलेटेड टू इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट का पहला फैक्टर था कैश फ्लो, कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है तो वो डेप्ट ले सकती है। कंपनी का कैश फ्लो के बाद कॉस्ट ऑफ डेप्ट क्या आएगा, ये वाला कम आएगा अगर वो उससे होती है। आगे, दो दिस विल इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क, बढ़ेगा ना रिस्क, बट विल ऑल्सो रेज द रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात हो रही है तो ये फाइनेंसिंग में नहीं होती कभी, ये कहाँ पे होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, रिस्क कंसिडरेशन, ये फैक्टर ध्यान में रखा उन्होंने। पेन, आगे, एट द सेम टाइम द इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, कि जो रिटर्न इंटरेस्ट है वो टैक्स डिडक्टेबल है। तो ये कौन सा पॉइंट आ गया, टैक्स रेट। आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशंस शाह डिसाइडेड टू रेज फंड्स फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि उसने कहां से लेना शुरू किया, फाइनेंशियल। अब ये दिख तो रही है फाइनेंसिंग डिसीजन, लास्ट लाइन में लिखा है he decided to raise funds from, कि वो डेप्ट में चला गया। पर यहाँ पे पहले ही बात हो रखी है, कंपनी नई कंपनी चल रही है, चलती कंपनी को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर इस तरीके से मोल्ड करना है। जब डेप्ट इक्विटी की रेशियो आ रही है तो ये क्या है, और चलती हुई कंपनी को अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर ठीक करना है तो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर ठीक करना है कैपिटल स्ट्रक्चर को। जब हमको ऑप्शन है कि हम यहाँ से रेज करें कि यहाँ से, और कौन से फैक्टर बता रही है इस बारे में, तो आएगा फाइनेंस में। इसने बोला कि यहाँ से करें या कि इक्विटी से करें, इसने बोला कि एक ही जगह से करना है और डेप्ट ही करना है, और कहाँ से करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कौन से फैक्टर्स थे, थोड़ा सा फर्क होता है। तो हमको ज़्यादा प्रैक्टिस फाइनेंसिंग डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर में करनी है। What is an optimum capital structure? बोर्ड्स क्वेश्चन है। ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखा तो होगा। What is an optimum capital structure? क्या होना चाहिए, बहुत आसान है, खुद बना के लिखना है। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब रेशियो ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी, वो ऑप्टिमम क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है व्हेन शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ रही है बाय सर्टेन अमाउंट ऑफ डेप्ट, वो होगा कि हमारा प्रॉफिट्स बढ़ना चाहिए, वो हमारा क्या होता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ लिखा है इट स्ट्रक्चर मीन्स अ प्रपोर्शन या रेशियो ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी, ऐसा डेप्ट एंड इक्विटी प्रपोर्शन विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। कल बैठ के चैप्टर लर्न किया लग रहा है मेरे को, फर्क पड़ गया, तभी इतने बड़े बड़े आंसर निकल रहे हैं। बैक एक्सरसाइज कर रहे हो तुम लोग, इसकी ऑरेंज वाली करते हो, इसकी बैक एक्सरसाइज ऑरेंज वाली हर टॉपिक के बाद जो होती है, ये वाली किसी पेपर में नहीं करी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका दिमाग खोलेगी ट्विस्टेड क्वेश्चन के लिए, बहुत दिमाग खोल देगी। हेलो, और केस स्टडीज भी होती है। हेलो, यस, सत श्री अकाल। क्या क्वेश्चन था मेरा, कहाँ पे थे हम, नहीं, ऑरेंज क्वेश्चन और ऑरेंज के बाद केस स्टडीज दी होती है। बेटा अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें, इसके आंसर दिए हैं पीछे, पर इसके आंसर हम ना देखें और अपने लिखें, फिर चेक करें हमारे कितने ठीक है, इससे हमारा 1 मार्कर ठीक हो जाएगा। इससे हमारी थिंकिंग स्किल्स क्या हो जाएंगी, जो तुम गलतियां करते हो वो क्या हो जाएंगी, मैच्योर। थिंकिंग स्किल कम हो जाएंगी, इसकी बढ़ जाएंगी भाई, समझ गए। देख तेरी मैम ने न्याज मार्क काटे हुए हैं, बहुत न्याज काटे हैं, पर तेरे को और इम्प्रूव करना है अपने आप को। तेरे आंसर सारे ठीक थे, मैंने बीएससी चेक कर दी, मम्मी को बता दिया बीएससी बिल्कुल परफेक्टली ऑर्डर थी, एक चैप्टर भूल गई है तो बस, वो तो याद करने का गेम है उस। पर अगर मेरे को सारा कुछ याद हो और मेरे को पहचान में नहीं आ रहा, उसके लिए प्रैक्टिस है। किस किस के बाद 3rd बुक भी है सप्लीमेंट्री वाली सुभाष डे की, वो भी काम में लेके आओ। उसमें क्या है, खोल के देखा कभी,
फ्लो चार्ट्स, एमसीक्यूज। एक चैप्टर में कितने एमसीक्यूज दिए हैं? 200-250 एमसीक्यूज। उससे क्या होता है? दिमाग खुल जाता है पूरा। उसके अच्छा, हमारी प्रॉब्लम है कि हमको रटे रटाए पूछे बुझाए क्वेश्चन याद हो जाते हैं। वो हम लेकर जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज बदले हम घबरा जाते हैं। तो हम इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में क्यों ना जाएं कि हमें वो भी समझ आने शुरू जाए। मैथ्स अकाउंट्स लर्न नहीं की जाती, ऐसे पढ़नी होती है कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हमें आता हो। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? बहुत सारी जगह पर। तो थर्ड बुक भी आप लाइन में ही लेके आना शुरू कर। थर्ड बुक में एमसीक्यूज है, अच्छे एमसीक्यूज हैं। कुछ एक के आंसर गलत भी हैं। कोई आपको लगेगा कि यार ये मेरा आंसर ये है, बुक का मतलब बुक गलत बता रही है, या आपको लग रहा है कि गलत ये नहीं होना चाहिए, वो आप मेरे से डिस्कस कर लोगे। वो आप मेरे को पूछोगे। लास्ट ईयर बच्चे ऐसे ही करते थे कि 5-6 क्वेश्चन मिलते थे कि सर ये मेरा आंसर ये बुक में ये लिखा है, आप बताओ कौन सही है। कई बार बच्चे सही होते थे, मैं बोलता बुक को काट के ठीक कर लो। कई बार बुक ही सही होती थी, बच्चे की गलती होती, तू गलत सोच रहा है। तो ये नहीं कि बुक को ही सही मानना है, और ये भी नहीं कि बुक को गलत ही मानना है, अपने आप को सही। जहां आपको डाउट लगे कि यार तुम श्योर हो कि सर ये तो होना ही नहीं चाहिए, बुक गलत बोल रही है, वहां मैं आपके हेल्प करूंगा। पर आपको फोटो खींच के भेजनी है, सर इसका आंसर ये दिया है, मेरे हिसाब से ये है, क्या होना चाहिए। जब हम बहुत सारे एमसीक्यू करते हैं तो दो फायदे होते हैं। एक तो हमको हेडिंग्स याद होनी शुरू हो जाती है, एक हमको चैप्टर के अंदर की जो लाइनें हैं जो एमसीक्यू बन के आ सकती है वो पता लग जाती है। दिमाग इतना खुल जाता है। इको के अंदर जो पीछे बहुत सारे संदीप गंगा एमसीक्यू दिए हैं, एसर्शंस, वो करते हो तो ये भी करने हैं। एक तो इसकी बैक एक्सरसाइज हर 2-3 टॉपिक के बाद दी होती है, केस स्टडी भी, एक्सरसाइज भी, और वो थर्ड बुक लेके आओ काम में। अब टाइम आ गया उसका। एक बार ये सारा कुछ करके जाके देखना, चैप्टर लर्न, बैक एक्सरसाइज प्लस थर्ड बुक, इतना करके जाके देखो तुम्हारे मार्क्स कैसे आते हैं। मार्क्स पता कब आएंगे? तुम लिख तो पाते हो, तुमको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आ रही है। तुम्हें एमसीक्यू सिखाएंगे आइडेंटिफाई करना, उसमें सेशंस भी हैं, फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ है उसमें। हाउ इज फाइनेंशियल लेवरेज कंप्यूटेड? तू बता, फाइनेंशियल लेवरेज कंप्यूट कैसे की जाती है? बोर्ड्स का क्वेश्चन है, 2-3 बार आ रखा है। फाइनेंशियल लेवरेज को कैसे कंप्यूट करते हैं? 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 नहीं, वो आरओआई का फॉर्मूला है, डेट अपॉन इक्विटी। जब भी बोलेगा ना कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला वही है, और फाइनेंशियल लेवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर को वही बोलते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? डेप्ट अपॉन, या डेप्ट अपॉन डेट प्लस इक्विटी भी कर सकते, कैपिटल एम्प्लॉयड। किसकी बारी? श्रीत। एज फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीजेस, अगर इंक्रीज हो गई, व्हाट हैपेंस टू कॉस्ट एंड रिस्क? बेटा ये आता है एग्जाम में। अब देखो ये आंसर बुक में ही है, जो आपने कैपिटल से पढ़ा उसके जो 14 पॉइंट्स है ना वही है, वो अलग से पूछ लिए। व्हाट हैपेंस टू कॉस्ट एंड रिस्क, अगर फाइनेंशियल लेवरेज अच्छा जा रहा है, फेवरेबल इंक्रीज, तो कॉस्ट एंड रिस्क क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि डेप्ट बढ़ेगा कि इक्विटी बढ़ेगा? डेप्ट बढ़ेगा। फाइनेंशियल लेवरेज इंक्रीज का मतलब हम ज्यादा डेप्ट लेके इक्विटी का प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। प्रॉफिट बढ़ेगा तो कॉस्ट क्या होगी? कम, और रिस्क, but the financial risk increases because the proportion of debt in the capital structure increases। समझ गए? कॉस्ट क्या हो जाएगी? क्योंकि क्या हम ले रहे हैं, डेप्ट की इक्विटी। डेप्ट की कॉस्ट क्या होती है? इक्विटी से कम होती है, चीपर होता है टैक्स रेट। कॉस्ट तो खर्चे तो कम हो गए, प्रॉफिट हमारा बढ़ जाएगा ना उससे, ठीक है। बट रिस्क क्या हो जाएगा? समझ गए? ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। एन इंक्रीज इन डेप्ट, इशरत, एन इंक्रीज इन डेप्ट मे एनहांस अर्निंग पर शेयर, सही है गलत है? एन इंक्रीज इन डेप्ट मे एनहांस ईपीएस, सही, बट ऑल्सो रेज द फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है। व्हाट शुड बी डन बाय अ कंपनी टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? कंपनी को क्या करना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव मीट हो जाए? ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन घुमा दिया भाई, हिंट दिया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की बात का, पूछा ऑब्जेक्टिव, गूगली, समझ गए? देखा वहां बॉल हमारी वहां है। कंपनी क्या करे? कंपनी क्या करे? कहां बैठेगा? इधर आ जा।
कि फाइनेंशियल क्या था, कंपनी को डेप्ट बढ़ाने से ईपीएस बढ़ रहा है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, अर्निंग पर शेयर डिविडेंड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बट सेम टाइम रिस्क भी क्या हो रहा है। तो कंपनी क्या करे अपना फाइनेंशियल मैनेज करने का ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए, डेप्ट से इक्विटी में चली जाए। ओके लेट्स सी, चलो कुछ तो ट्राई मारा तुमने, और कुछ बताओ, तुक्का मारो, गलत हो जाएगा क्या हो जाएगा, मारो। अब एग्जाम में छोड़ के नहीं आते, ये एन अच्छा लगता मेरे को, एन ये बेकार काम, गलत लिख के आओ, मार्क्स थोड़ी नेगेटिव थोड़ी, गलत लिख के आओ, क्या पता ठीक हो जाता। एमसीक्यू कौन छोड़ के आता है बे, बच्चे तुक्के मार के आते हैं कि तुक्का ही मार दो, नलायक से नलायक बच्चे तुक्का मार के आते, क्या पता ठीक हो जाए। एन ये नया वर्ड मिला मेरे को, हद होगी, गलत रहेगा वैसे एन भी 0 देना है, एन और गलत भी क्रॉस देना है, क्या पता 5 एन में से 1 एन ठीक हो जाता, होता है कि नहीं होता। सोचो यार सोचो, कहाँ ही तो छोटे बच्चों के पढ़ते सारे, सारे छोटे पढ़ते, वो तो वो भी ये भी एक ही कैटेगरी की छोटे। कल वो क्या करके आई है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और रूट एक्स में से नहीं हो रहा, हद होगी यार, मुश्किल होता ना, मानता कि नहीं हो रहा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा और खाली एक्स का नहीं हो रहा, इससे क्या होता है एक्स का इंटीग्रेशन, x1 देख, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 देख, हाँ तो मैं भी तो ही बोल रहा हूँ, ये ऐसे से बच्चे मिले मेरे को सारे, हिंदी से छोड़ दे फिर मैं क्या करूं, हिंदी में समझाऊं। एक एंगल 14 डिग्री ज्यादा है उसके खुद के कॉम्प्लीमेंट से, एंगल बता, अरे एंगल निकाल के दिखा दोनों। हाँ जी आंसर बताऊं, अ कंपनी मस्ट चूज रिस्क रिटर्न एप्रोप्रिएट रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन, रिस्क रिटर्न, रिटर्न हुआ कि आरओआई, और रिस्क मतलब डेप्ट के ऊपर, एप्रोप्रिएट रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन which maximize shareholder wealth, the debt equity mix is the optimum capital structure। कंपनी अपना कैपिटल इतना ऑप्टिमम करे कि रिस्क तो रहेगा पर रिटर्न क्या हो उसके बदले, हाई। हमने 11th क्लास की बेस में क्या पढ़ा था, प्रॉफिट इज द रिटर्न फॉर रिस्क। तो यहाँ एक बात हुई ईपीएस, वो क्या होता है, प्रॉफिट, दूसरा बोल रहे हैं उससे रिस्क क्या हो गया, बढ़ गया। तो कंपनी यही तो बोल रही क्या करे, कह रहे कंपनी उतना ही डेप्ट ले, जितना ज्यादा डेप्ट का ज्यादा रिस्क, के उतना ही डेप्ट ले जितना वो रिस्क ले सकती है, और उस रिस्क के उधर नहीं देखना भाई, तभी तो उधर नहीं बिठाया तेरे को मैंने, और उतना ही रिस्क ले कि जितना प्रॉफिट से रिटर्न आ सकता है, इसको बोलते हैं रिस्क रिटर्न कंसिडरेशन, जो फर्स्ट पॉइंट है। आपको जो चेंज करने को नहीं बोल रहा हूँ, कह रहा कंपनी अब क्या कर सकती है, कंपनी उतना ही डेट लेगी जितना वो रिस्क कंट्रोल या रिस्क मैनेज कर सकती है। एक और क्वेश्चन आता है दिमाग में, व्हाट डज अ हाई डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो इंडिकेट, हाई डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो बोर्ड पे लिखा हुआ है, मीन्स कि कंपनी के पास क्या ज्यादा है, कैश फ्लो ज्यादा है, ताकि कैश कमिटमेंट्स, प्रेफरेंस, डिविडेंड, इंटरेस्ट और कैश ऑब्लिगेशंस को रीपे टाइमली कर सकती है। कहाँ तक किया था कल, एमसीक्यूज निकाला, एमसीक्यूज का निकाल, एमसीक्यूज आगे होगा। चलो जी चैप्टर खत्म हो गया। हाँ जी बोलो जी। हाइट ऑफ द ट्री का मतलब ये प्लस ये, हाइट ऑफ ट्री ये भी है, ये भी, दोनों को ऐड करेंगे। ट्री यहाँ तक था ना, ये वाला पोर्शन कहाँ आ गया, गिर गया ना, है तो ट्री ना, तो ये और ये दोनों निकालनी पड़ेगी। पहले एक निकालो फिर एक निकालो। देखो जरा एक लास्ट क्वेश्चन है, शेयर का प्राइस ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्राइस 2008 से लेके 2012 तक लिखे हुए हैं, ईयर्स लिखे हुए हैं, यहाँ 100 200 300 400 80, मतलब आइडिया लग रहा है शेयर का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, ईयर बढ़ रहे हैं, प्राइस भी क्या हो रहा है। भाई उधर क्यों देख रहा है, चीटिंग करके टेस्ट देने से फायदा होगा, इधर आके बैठ जा, फिर क्या फायदा होगा बेटा, सीख रहे ना यहाँ पे बैठ के,
तू तेरे को ज्योमेट्री नहीं है, तेरे को डांट रहा हूँ मैं रोज, तेरे को सिखा रहा हूँ ना, सीखने वाला काम कर। तू अपना काम करना, आराम से रख, बैठ आराम से। मेरे को समझ, पागल हूँ मैं क्या? ऐसे ही बड़ा हो गया हूँ मैं, सारे तरीके आते हैं मेरे को। यहां से कोई 5-6 बंदे बने हुए हैं, दीज आर शेयर होल्डर्स। यहां पे एक गठड़ी बनी हुई है, डिविडेंड। आइडेंटिफाई व्हाट इज बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड इन दिस फिगर। खत्म। क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे समझ में? shareholder की earning बड़े, हमने 2 ऑब्जेक्टिव मार्क करे चैप्टर के स्टार्टिंग में। देखो क्या क्या है। एक तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर, ये फोटो वाला। सलीम जो लास्ट में कैसे बड़े मैंने कर आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग में 2 ऑब्जेक्टिव है, बताओ क्या क्या है? 2 है, 3 है, एक है? हंगर दिस टाइम विच टेस्ट? जो तेरी बीएसटी की हमने करा ना, उसका भी किया, वही मेरा मॉडल में ही है, सेम।